चलो आज की क्लास में अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ये यूनिट नंबर 1 का चैप्टर है और ये एक लौता प्रैक्टिकल चैप्टर है जो यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। तो समझो मेरी बात को, पिछले साल क्या था, जो रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर दिख रहा है ना आप लोगों को, वो यूनिट नंबर 1 में हुआ करता था। कौन सा चैप्टर? रेशियो एनालिसिस यूनिट नंबर 1 का पार्ट था पिछले साल तक। और इस साल रेशियो एनालिसिस को उठा के कहा डाल दिया है? यूनिट नंबर 2 में डाल दिया है। अब जिस कारण से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस यूनिट में इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। समझे मेरी बात को? मतलब अगर आप पास्ट ईयर के पेपर उठा उठा के देखोगे ना, तो आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक भी क्वेश्चन शायद ही देखने को मिलेगा, या मिलेगा भी तो एक आध साल में आया होगा तो आया होगा, बहुत रेयरली। ठीक है। और हर बार किसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको? यूनिट नंबर 1 में रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब लेकिन इन दोनों के चैप्टर के कंपैरिजन में बोलूं तो ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है? रेशियो एनालिसिस। अब जो कि उठ के कहां आ गया है? सेकेंड यूनिट में। तो अब एक लौता प्रैक्टिकल चैप्टर बच गया है यूनिट नंबर 1 में, वो कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अब अगर मान लो पेपर सेट करने वाला पेपर सेट करता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देने का इरादा है उसका, तो इसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा टॉपिक है भी नहीं यूनिट नंबर 1 में। समझे मेरी बात को? और एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ चैप्टर है। आज मैं पूरा कंप्लीट रूल बता दूंगा, कल दिन भर में क्वेश्चन बना लेंगे, चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो चलो हम है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। देखो ये दिख रहा है आप लोगों को? ये पूरा इस चैप्टर का नोट। नोट्स बोलने का मतलब कुछ नहीं है, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। बस मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जितना दिख रहा है ना वो याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी 40 से 50% चीजें हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई रहती है। ठीक है, समझो क्या है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल लो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोल लो, एक ही मतलब है दोनों का। तो हमको है ना इस चैप्टर में दो काम करने के लिए बोला जाएगा। एक तो क्या बोला जाएगा, क्या बनाने के लिए? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या बनाने बोला जाएगा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। या फिर क्या बनाने बोला जाएगा मालूम है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। दो नाम याद रखना, इसको आप लोग 12वीं में भी पढ़ते थे पहले। ये जो चैप्टर है ना 12वीं में भी पढ़ाया जाता है। एक क्या बनाने बोल सकता है आपको? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा आपसे। स्टेटमेंट मतलब कौन सा स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें आती है, एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा क्या होता है? एसओपीएल। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट, एसओपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, समझो। आप लोगों को चाहे वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करूं चाहे कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करूं, आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। किसका फॉर्मेट पता होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट पता होना चाहिए जो कंपनियां बनाती है। ठीक है। तो चलो एक एक करके अपन है ना पहले फॉर्मेट को समझते हैं, फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है मैं बता रहा हूं। तो पहले थोड़ी देर के लिए आप लोग अभी बैलेंस शीट और एसओपीएल के फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दोगे। ये जो साइड में जो कॉलम वॉलम बने हैं ना, अभी इसको इग्नोर करो। इधर जो लिखा हुआ है ना वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और इसके बाद आओगे ना तो ये वाला जो दिख रहा है ये एसओपीएल का फॉर्मेट है। पहले अपन उनके कॉन्टेक्ट को पढ़ते हैं, बाद में जो कॉलम है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट रहे चाहे कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट का यही यूज करना है और एसओपीएल का यही यूज करना है। देखो सबसे पहले बैलेंस शीट की अगर बात करूं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहीं तक बस है। ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखा है, इतना ही है जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसके बाद तो अपने को कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, वो वाला पार्ट है। तो आप लोग अभी यहां तक ही ध्यान दोगे, बस देखते जाओ। बैलेंस शीट जो है दो पार्ट में बटी हुई होती है, एक होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा क्या होता है? एसेट्स। दूसरा क्या होता है? एसेट। अगर ऐसा दिखाऊं तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है और दूसरा क्या है? एसेट है। इक्विटी लायबिलिटी का जो टोटल आएगा और एसेट का टोटल आएगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? ये तो बैलेंस शीट का 11वीं से पढ़ते आ रहे, दोनों साइड बराबर होता है करके। देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी की अगर बात करूं तो इक्विटी और लायबिलिटी चार पार्ट में बटा हुआ है। पहला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड।
दूसरा क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, और चौथा क्या है, करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। इतना याद हो गया। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर में चार चीजें आती है, क्या क्या, पहला शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। अब अपन उसके अंदर की चीजों को समझते हैं। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर कुछ नहीं आता। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो यहाँ लॉन्ग लॉन्ग लिखा है, यहाँ शॉर्ट शॉर्ट लिखा है, एक ही है, बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या, ट्रेड पेएबल्स ये एक्स्ट्रा है। हो गया याद पूरा लायबिलिटी साइड का। पढ़ के बताओ क्या क्या है। सबसे पहले इक्विटी और लायबिलिटी, उसके अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरे नंबर में क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर तीन चीज आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। और करेंट लायबिलिटी में हाँ वो चार चीजें आती है, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करेंट लायबिलिटीज। ये सारी चीजें किसमें आती है, करेंट लायबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। आपको हमेशा क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो 2 साल का डेटा दिया रहेगा। कितने साल का, 2 साल का, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। मतलब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट ऑलरेडी दिए रहेगी, आपको वही बैलेंस शीट को उठा के क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और 2 साइड में एक्स्ट्रा कॉलम खींचना पड़ेगा। मैं क्या बोला, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, फिर भी आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता तो होना चाहिए ना। चलो आगे पढ़ते हैं एसेट्स के केस में। एसेट्स में क्या क्या है, एसेट्स में सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, नॉन करेंट एसेट, और सेकंड नंबर में क्या दिखेगा, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर क्या क्या है, जिनको हम पहले फिक्स्ड एसेट के नाम से जानते थे, उसका नाम अब बदल के क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था फिक्स्ड एसेट बोलने में, तो उसका नाम ऐसे लंबा वाला कर दिया, धमाल पिक्चर वाला, ठीक है। क्या है, पढ़ो वापस से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये पूरा एक नाम है किसका, फिक्स्ड एसेट का। इसके अंदर क्या क्या आता है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। और इसके अंदर और क्या आता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट एसेट में क्या क्या आता है, करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करेंट एसेट्स। ये सारी चीजें किसमें आती है, एसेट्स में। बोल सकते हो एसेट्स का। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट होता है, नॉन करेंट एसेट में क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके अंदर क्या आता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर करंट वाले में आ जाओ तो करंट वाले में क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। हो गया। तो ये एसेट्स आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से एसेट और लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इतना पोर्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको वही उठा के क्या करना है, कॉपी करना है एज इट इज, और बाजू में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना देना, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो कुछ पूछना है, हाँ आगे बढ़े। अब 2 मिनट के लिए आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट देख लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट इतना बस है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसओपीएल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इतना ही फॉर्मेट ध्यान देना, बाजू के 2 कॉलम को भी इग्नोर करो। सबसे पहले क्या लेते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम बचपन में चिल्ला चिल्ला के सेल्स नाम से जानते थे, पढ़ते थे ना सेल्स। अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्या है, अदर इनकम। ये दोनों की अमाउंट ले लेना, उसके बाद दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। अब लेस क्या करेंगे यहाँ पे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है पढ़ो,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कौन यूज करता है मालूम है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा ना वो यूज करता है। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन यूज करता है? कौन यूज करता है? जो ट्रेडर जो होता है, जो खरीद के बेचने का काम करता है वो। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये सब है ना, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे, चैप्टर का नाम क्या है पहले ये बताओ यार? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जब अपन बीकॉम सेकेंड ईयर में थे तो बीकॉम सेकेंड ईयर में चैप्टर था, याद है आप लोगों को? फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। वो चैप्टर फाइनल अकाउंट बनाने वाला था, तो वहां पर उस चीज का महत्व था कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, सब बताओ। इस चैप्टर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना बुनाया क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमको उसका क्या करना है? एनालाइज करना है। समझे मेरी बात को? तो आपको बस एक जानकारी के लिए बस पढ़ा रहा हूं कि किसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या लेते हैं हम? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। इन सबका टोटल मारोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सिंपल सा फॉर्मेट है आपका एसओपीएल का, ठीक है। यही सारी चीज आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी, वही मैंने कॉपी पेस्ट किया, बस इधर के कॉलम चेंज कर दिए। समझे मेरी बात को? इसमें भी देखो एसओपीएल वही मैंने कॉपी पेस्ट किया, इधर के कॉलम बस चेंज आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं बोलेगा, बोलेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के बताओ, या फिर क्या बना के बताओ? कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाकर बताओ। ये दोनों में से कोई एक काम करने बोलेगा। अब सुनो, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट की। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब बनाओगे ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर एसओपीएल, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी दे सकता है, ठीक है। जिसका प्रॉपर फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब आपको फॉर्मेट भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो कॉपी पेस्ट करके अपने को क्या करना है? अपने आंसर शीट में छापना है। बस आपको जब छापते रहोगे ना तो 2 ठो कॉलम एक्स्ट्रा बना देना साइड में। कौन सा? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज क्या होगा समझना। मान लो, ध्यान से सुनते जाओ, शेयर कैपिटल पहले 1 लाख का था। शेयर कैपिटल पहले कितने का था? बाद में बढ़ के वो 1,50,000 का हो गया। तो कितने का चेंज आया? बढ़ा कि कम हुआ? तो ये पॉजिटिव चेंज है, और कम होता तो क्या मानते? निगेटिव चेंज। तो यहां पर आप अगर पॉजिटिव चेंज है तो प्लस में 50,000 लिखोगे। माइनस करने आता है कि नहीं? ठीक है, वो करना है। और उसके बाद है ना, अपने को क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलेगा सुनो, 50,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का जो डेटा था वो मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा? बस ये काम करना है, हमारा क्वेश्चन खत्म। बस इतना। और बाकी सारे आइटम के लिए भी वही करके चलना है, माइनस करना है परसेंट निकालना है, माइनस करना है परसेंट निकालना है, माइनस करना है परसेंट निकालना है। हो गया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है। बस खाओ पक्का पक्का, खत्म टॉपिक। नहीं नहीं होगा, समझ में आई बात? अब इधर देखो, इस बार इसका सवाल आने का चांस देखो। अभी अपने से है ना, सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुनो। अपने साथ अभी 6 यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब ऑनलाइन में भी है, जो रायगढ़ के, बिलासपुर के, दुर्ग के, बस्तर के और रायपुर के, और एक और कौन सा, सरगुजा। सब यूनिवर्सिटी के, भले दूसरे यूनिवर्सिटी के एक एक 2-2 बच्चे होंगे, लेकिन अपना कवरेज क्षेत्र वहां तक पहुंच गए। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर मान लो बाय चांस रायपुर यूनिवर्सिटी में नहीं आता है सवाल, तो दुर्ग में आ सकता है, दुर्ग में नहीं आया तो बिलासपुर में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। तो करके जाना ज्यादा अच्छा है, ना करे से अच्छा। समझे मेरी बात को? चलो वही अब काम बाकी के लिए भी करना। रिजर्व सरप्लस देखो पिछला वाला कितना चेंज हुआ, डिफरेंस निकालो, उसका परसेंटेज निकालो, तो माइनस में दिखा देना परसेंट को।
समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ जाऊं कि पूरा और कर करके बताऊं? तो मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूं, यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं चेंज कैसे निकालना। सुनो, चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डेटा मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज, चेंज मतलब दोनों का डिफरेंस, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डेटा, पिछले साल के डेटा से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आगे तो ये खत्म हो गया भाई मेरे तरफ से। टोटल वोटल लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका टोटल जो है ना वो कभी भी आपका 100% नहीं आएगा। क्योंकि मान लो यार, अगर आपका शेयर कैपिटल पहले 1 लाख रहा होगा, बाद में 2 लाख हो गया, तो जब आप चेंज निकालोगे तो कितना परसेंट आएगा? 100%। तो वो तो ज्यादा हो जाएगा ना। 2 लाख के बदले मान लो 3 लाख हो गया, तो यहाँ का आंसर 200% आ जाएगा। तो टोटल नहीं लगाना है इसके परसेंट का। जब मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर टोटल लगा के बताना है। समझे मेरी बात को? कॉमन साइज स्टेटमेंट जब बताऊंगा ना, तो वहां पे टोटल लगाना है, उसका टोटल 100% के बराबर आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज का टोटल लगा देना। नहीं, सुनो सुनो मेरी बात, इनका इनका टोटल नहीं लगाना है। मैं गलती से फॉर्मेट का जो लाइन खींचना था ना, आगे तक का खींच दिया फ्लो फ्लो में। इतना ही आपको टोटल मारना है, इनका टोटल नहीं मारना है। ठीक है आस्था? चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अब सुनो मेरी बात, एक चीज ध्यान से सुनो। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम अभी क्या बना रहे हैं, इन नॉर्मल केस, नॉर्मल केस। ठीक है, नॉर्मल केस। तो हम अभी क्या बना रहे थे? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब सुनो सुनो सुनो, अब आप लोग 2 मिनट के लिए इसको स्किप करो, इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूं, सीधा आप लोग आ जाओ इसमें, इसमें आ जाओ। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव एसओपीएल, कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो वही है, प्रीवियस ईयर डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको क्या निकालना है? उनका एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, और बाजू में क्या निकाल देना है? परसेंटेज। ये भी फ्लो फ्लो में लाइन ज्यादा खींचा गया है, तो आप लोग उसको इग्नोर करना। ठीक है, या फिर खींच भी दोगे तो डैश डैश मार देना। ठीक है, हो जाएगा? कि यहां पर भी कुछ लिख के बताऊं कि पहले मान लो सेल्स 1 लाख थी, बाद में 2 लाख हो गई, तो आगे बढ़े। चलो अब इधर इधर कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये भी शुरू होते साथ खत्म हो जाएगा ना अभी। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट में पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट। इधर दीदी, इधर देखो, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इतना तो भाई आपका अगर देखोगे ना आप लोग, ये क्या है? क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बाजू में कॉलम एक बार आप लोग चेक कर लो। आप लोग जो प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का डेटा लिखे थे ना, उसके ऊपर एक नाम आपको डालना पड़ेगा, क्या? एब्सोल्यूट अमाउंट। करना कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसके ऊपर में एब्सोल्यूट अमाउंट। दिया रहेगा क्वेश्चन में, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। अब सुनो मजे की बात, यहां पर हर चीज का अपने को बैलेंस शीट के टोटल के साथ परसेंटेज कैलकुलेट करना। जैसे शेयर कैपिटल है मान लो 1 लाख, और यहां पर है 1,50,000, तो ये बैलेंस शीट का टोटल है। तो ये 1 लाख इस टोटल का कितना परसेंट है, यहां पर लिखना है। करेंट ईयर का अलग, प्रीवियस ईयर का अलग। तो यहां पर थोड़ा सा फ्लो नहीं बन पाया था, ये कॉलम पूरा आखिरी तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका टोटल हमेशा किसके बराबर आएगा? 100 के बराबर आएगा भाई। इसका जो टोटल है हमेशा किसके बराबर आएगा? 100% के बराबर आएगा, क्योंकि जो टोटल है वो अपने आप में 100% है। अब जब इनका टोटल ये जो है, ये इसका परसेंट इसके ऊपर निकालना, इसका परसेंट इसके ऊपर निकालना, तो इधर जो चिल्लर चिल्लर परसेंट आएंगे ना, उसका टोटल जब मारोगे तो किसके बराबर आएगा? 100% के बराबर आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया कौन सा साइड? लायबिलिटी साइड। यहां तक का क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा
यहां तक का क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, बस आपको क्या करना है, दोनों साल का परसेंट निकालना है बैलेंस शीट के टोटल के ऊपर। इधर सेम टू सेम वही काम किसके लिए करना है, अब अपने को एसेट्स के लिए भी करना है। बाकी क्वेश्चन जो कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला आएगा आप लोग इजीली बना सकते हो उसको। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट? खत्म। अब वही काम अपने को किसके लिए करना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, देखते जाओ क्या चेंज है। छोटा सा चेंज है, यहां पर है ना बैलेंस शीट का टोटल तो है नहीं, तो हर चीज का जो परसेंट निकलेगा ना वो किसके ऊपर निकालोगे आप, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर परसेंट निकलेगा। हर चीज का जो परसेंट निकलेगा, देखो ऊपर मैंने लिखा भी है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो भी आइटम है वो ले लो, डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका आंसर आते जाएगा। बस इतना ही काम का, प्रीवियस ईयर का अलग, करंट ईयर का अलग। अब जब अपन, सुनो मेरी बात, जब अपन दोनों की बात करें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करूं या कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करूं, बनाने में समय किसमें ज्यादा लगने वाला है, कंपैरेटिव वाले में समय कम लगेगा, कॉमन साइज में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर 2-2 साल का परसेंट निकालना है, वहां पर 1 ही साल का परसेंट निकालना है। समझे मेरी बात को, वहां पे तो चेंज निकालना है, तो चेंज तो देख के माइनस करके निकाल सकते हो, लेकिन परसेंट तो 1 ही साल का निकालना रहेगा, और यहां पर आपको परसेंट कितने साल का निकालना रहेगा, 2-2 साल का, प्रीवियस ईयर का अलग, करंट ईयर का अलग। और यहां पर ध्यान रखना कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इसका टोटल जो आएगा परसेंटेज का हमेशा बराबर किसके होगा, 100% के बराबर होगा। क्लियर है? चलो एक चीज मैंने अभी होल्ड करवाया था, अपन उसमें आ जाते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुनो। क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्मली, मैं बात कंपैरेटिव स्टेटमेंट की कर रहा हूं, कॉमन साइज स्टेटमेंट की नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन में अगर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बोल देगा कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना के बताओ, क्या बना के बताओ, तो आप आंख बंद करके ये वाली बैलेंस शीट बना के आ जाना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बस बनाने बोल देगा तो, अगर क्वेश्चन में कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो बनाने नहीं बोलेगा, लेकिन है ना ऐसा कुछ कुछ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा पढ़ो, when in question it is asked to prepare balance sheet, asked to prepare बैलेंस शीट बनाने बोलेगा, showing changes in working capital और कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर्स फंड एटसेट्रा, या फिर आपको क्या पूछ लेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल पूछ लेगा, तो आपको ये वाला कंपैरेटिव बैलेंस शीट नहीं बनाना है। कौन सा वाला बनाना है, ये वाला, है वही चीज, परोस के अलग ढंग से देना है बस। पिज्जा खाए हो ना, तो ये कुल्हड़ पिज्जा है ठीक है, वो सादा सादा वाला पिज्जा था, तो ये कौन सा वाला पिज्जा है, कुल्हड़ पिज्जा है, चोचला करके दिया हुआ कोई पिज्जा। देखो क्या बोल रहा है, सुनो, प्रीवियस ईयर डेटा, करंट ईयर डेटा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंट चेंज, इसमें कोई फर्क है, ये तो सेम है। देखो ऊपर की बैलेंस शीट की हेडिंग पढ़ो तो भाई 2 मिनट के लिए, क्या था, शेयर होल्डर फंड था, शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट को छोड़ दो साइड में 2 मिनट के लिए, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी दिख रहा है, फिर इधर नॉन करंट एसेट करंट एसेट दिख रहा है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले ए नंबर पे क्या लेना है, नॉन करंट एसेट ले लेना है, नॉन करंट एसेट। अब बी नंबर पर क्या लोगे, अच्छा नॉन करंट एसेट की यहां पे लेने के बाद लाइन खींचना पड़ेगा क्योंकि उसका एक अपना सेक्शन है। बी नंबर पर क्या लोगे आप, वर्किंग कैपिटल, दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो आप सारे करंट एसेट ले लो और उसमें करंट लायबिलिटी लोगों को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल। ये देखो मैंने अंदर में छोटा सा, सारे करंट एसेट का टोटल माइनस सारे करंट लायबिलिटी का टोटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे सी नंबर पर आ जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं रहेगा, निकालना रहेगा, कैसे निकलेगा, ए और बी को जोड़ दो,
तो क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में डी नंबर पे माइनस करेंगे क्या, लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दो। लॉन्ग टर्म डेट माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। कैसे मिलेगा, सी माइनस डी, ये दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो मजे की बात, यहां तक आ गए ना आप लोग, शेयर होल्डर्स फंड, यहां रुक जाना है, रुक गए। उसके बाद एफ नंबर पे क्या लोगे, उसके बाद क्या लेना है, ये दोनों का फिर से टोटल मानना है। और याद रखना ई का टोटल जो है ना हमेशा जी के टोटल के बराबर आएगा, ई इज इक्वल टू, बस इसलिए बोला है कुल्हड़ पिज्जा, चोचला वाला पिज्जा है, वही बैलेंस शीट ही दिया रहेगा, उठा के इसको इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, और जो भी लिखोगे उसका एब्सोल्यूट चेंज का परसेंट निकालते जाना आपको। हाँ इसमें लेकिन ये है कि आपको नॉर्मल बैलेंस शीट देखने को मिलेगी, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिया सब रहेगा, आपको इस फॉर्मेट में उसको पलटाना पड़ेगा। बाकी के उसमें आपको फॉर्मेट भी चेंज करने का जरूरत नहीं, जो दिया एज इट इज लिखो, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ, वो काम कर लो। लेकिन ये वाले में, और ये वाला काम कब करना है, जो क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल लिख देगा। हाँ नहीं, गिनती के 10 क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर में। हाँ बोलो दीप्ति। सर प्रीवियस और करंट ईयर का जो टोटल आएगा उसका एब्सोल्यूट चेंज करके परसेंटेज निकालेंगे ना। प्रीवियस ईयर का जो आएगा और करंट ईयर का जो रहेगा, दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा, और उसका फिर परसेंट निकाल देना। तो जो एब्सोल्यूट चेंज होगा डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डेटा मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका परसेंटेज ऑफ चेंज आएगा। ठीक है सर वो मैं टोटल का पूछ हाँ, रही टोटल थी। टोटल ही लेके चलना है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जब आप नॉन करंट एसेट लोगे, जब आप नॉन करंट एसेट लोगे तो जरूरी थोड़ी कि एक ही ठोक नॉन करंट एसेट दिया रहेगा, मल्टीपल एसेट हो सकते हैं, तो आप टोटल टोटल में बात करोगे। समझे मेरी बात को, जैसे नॉन करंट एसेट में आपको प्लांट मशीनरी दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, फर्नीचर दे दिया, तो सबको जोड़ोगे तो टोटल टोटल में बात करोगे। परसेंटेज अगर एब्सोल्यूट चेंज अगर निगेटिव आ रहा है तो परसेंट भी निगेटिव में दिखाओगे। नहीं उसको माइनस करके नहीं दिखाना है, परसेंटेज नॉर्मल शो बस करना है कैलकुलेट करके। हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज, तो इधर का डेटा और इधर का डेटा, इनका एब्सोल्यूट चेंज निकालो और उसका परसेंट निकालो। हाँ प्रीवियस ईयर में जो डेटा आया और करंट ईयर में जो डेटा आया उसके बेस पे आप एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे और परसेंट निकालोगे। परसेंट कभी भी ऊपर से माइनस करके नहीं निकालना है, प्लस माइनस करके नहीं निकालना है, इन दोनों के डेटा के बेस पे परसेंट कैलकुलेट करना है आपको। समझ में आ गई बात। तो मेरे तरफ से टॉपिक का कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गया है। अब अपना एक काम बचा है, क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला काम बचा है। तो मैं अभी क्वेश्चन इसका नहीं उठा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवाऊंगा। इसका मैं नोट्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ अभी, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके खत्म कर दो। ठीक है अभी बैठ के कर लो खत्म, फिर अपन इसका क्वेश्चन कल की क्लास में बना लेंगे। मैं अभी तुरंत शेयर कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम में कर दूं। तो अभी नोट कर लो कॉपी में, क्वेश्चंस अपन कल बनाएंगे, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। सर इनकम टैक्स सेक्शन 5 हाँ
चलो हो गया, भेज दिया हूं सबको, आप लोग नोट कर लो अभी।